शायद ये पाकिस्तान की सबसे नामवर झील है। ये सिर्फ एक झील नहीं, एक मंजिल है। हर टूरिस्ट कम से कम एक दफ़ा यहाँ ज़रूर जाना चाहता है। ये कागान वैली के शुमाल में वाक़ई एक बहुत ही खूबसूरत झील है जो मुख्तलिफ कहानियों की बुनियाद भी है। किस्सा सैफुल मलूक हमारे रीजन की सबसे ज़्यादा सुनाई जाने वाली कहानी है। ये झील मेरी भी फेवरेट प्लेसेस में से एक है और शायद मैं चंद लकी लोगों में से हूँ जिसने इस झील का जादू देखा हुआ है। तो आएँ फिर आज आपको भी सैफुल मलूक की सैर करवाते हैं। मैं हूँ नुमान आबिद। हमारे लिटरेचर की सबसे ज़बरदस्त कहानियों में से एक है किस्सा सैफुल मलूक। जब आप नारान जाते हैं वहाँ के बुज़ुर्ग ये किस्सा ज़रूर सुनाते हैं। किस्सा सैफुल मलूक ऐसे शुरू होता है कि मिस्र में एक शहज़ादा रहता था जिसका नाम था सैफुल मलूक। एक रात ख्वाब में उसको एक झील नज़र आई। शहज़ादे को लगा कि ये जन्नत है क्योंकि ज़मीन पर ऐसी जगह नहीं हो सकती। इस झील के किनारे पर परियाँ उतर रही थीं। वो परियाँ भी इस झील की तरह ही खूबसूरत थीं। उन परियों में एक बहुत ही हसीन परी परियों की रानी थी जिसका नाम था बदरुज्जमाल। शहज़ादा इस परी को ख्वाब में ही देखकर इस पर दिल हार बैठा। अगली सुबह जब शहज़ादा उठा और उसने अपने वालिद को बताया कि उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। पहले तो शहज़ादे का वालिद बहुत खुश हुआ कि भाई घर में बहू आ जाएगी, लेकिन फिर जब शहज़ादे ने कहा कि वो एक परी है और पता नहीं कहाँ रहती है तो बादशाह सर पकड़ कर बैठ गया और कहा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए कि गीताई। बाप ने अपने बेटे को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाप को यूँ लगा कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, बेटे ने मानना तो है नहीं। तो फिर बाप ने दुआएं देकर अपने बेटे को रुखसत किया। 6 साल तक सैफ उस परी की तलाश में हर जगह घूमता रहा। पैसे ख़त्म हो गए, फ़कीर बन गया। कई मुल्क, सहरा और वादियाँ फिरा, न वो झील मिली न वो झील वाली परी मिली। फिर कहीं जाकर सैफ की मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई जिनके पास जादुई ताकतें थीं। उन्होंने सैफ को एक टोपी और एक जिन दिया। इस सुलेमानी टोपी की ख़ास बात यह थी कि इस टोपी को पहनकर आप जिस बारे में भी सोचते हैं उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सैफ वो टोपी पहनकर इस झील पर पहुंच गया और उसे पहचान कर खुशी से नाचने लगा। अरे ये तो वही झील है, यही मेरी इस परी से मुलाकात होगी। मगर जिन ने बताया कि बदर चूँकि परी है तो उसको हर कोई नहीं देख सकता। मिट्टी से बना इंसान हमारी मखलूक को नहीं देख सकता, उसे देखने के लिए चिल्ला काटना पड़ेगा। सैफ ने चिल्ला शुरू कर दिया। भूखे प्यासे 40 दिन तक इसी में लगा रहा। चिल्ला पूरा करने में कामयाब हो गया। फिर 14वीं की रात परियों ने झील का रुख किया और सैफ ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। और फिर उसके ख्वाबों की शहज़ादी बदरुज्जमाल चांदनी रात में उस झील पर उतरी। उस परी को देखते ही सैफ ने जिन से पूछा कि वो कैसे इस परी को अपने देश जाने से रोक सकता है। तो जिन ने उसको मशवरा दिया कि अगर परी के पर छुपा दिए जाएं तो वो अपने देश नहीं जा सकेगी। जब बदर झील में नहा रही थी तो सैफ ने चुपके से उसके पर छुपा दिए और जब वापसी का वक्त आया तो बदरुज्जमाल को अपने पर नज़र नहीं आए। तो हुआ ये कि बाकी परियां उसे वहीं पर छोड़कर चली गईं ताकि वहाँ से जाकर कुछ मदद भेजी जा सके। जब बदर अकेली रह गई तो सैफ ने मौका जानकर बदर के पास गया और उससे सारा अपना ख्वाब सुनाया। तो बदर ने कहा कि उसने भी यही ख्वाब देखा था। और दूसरी तरफ कोकाफ का राजा देव सफ़ेद बदरुज्जमाल को ना पाकर आग बगूला हो गया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। सैफ और बदर अच्छा वक्त गुजार रहे थे कि बदर को देव की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ से बदर बुरी तरह डर गई तो सैफ ने उसे एक गार में छुपा लिया। सारी वादी तलाश करने के बाद देव सफ़ेद को लगा कि बदर उसे छोड़कर चली गई है। इसी गम में उसने फैसला किया कि वो जिन्नों के कब्रिस्तान देवसाई में जाकर हमेशा की नींद सो जाएगा। रास्ते में इस देव की आंख से एक आंसू गिरा और इसी आंसू की वजह से आंसू झील वजूद में आई। फिर देव के मरने के बाद सैफ बदर को अपने मुल्क मिस्र ले आया जहां उन दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद हर घर में मसले आना एक आम सी बात है, लेकिन यहाँ पर मसले कुछ और किस्म के थे। वो परी कच्चा गोश्त खाती थी और महल में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता था। और फिर वही जो हर घर की कहानी है, सास बहू में लड़ाई भी हो गई। सास ने अपनी बहू के पर छुपा दिए। पर ना होने की वजह से परी बदरुज्जमाल मुरझा सी गई। फिर एक दिन महल में सैफ के कुछ रिश्तेदार आए जो परी को देखना चाहते थे और उन्होंने परी को देखकर नागवारी का इजहार किया कि परी ऐसी होती है। इस बात पर सास को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई, लेकिन फिर बदर ने अपनी सास से कहा कि आप मुझे मेरे पर ला दें, मैं खूबसूरत हो जाऊंगी। और जैसे ही परी ने अपने पर लगाए इसका रूप बदल गया और पहले जैसी फ्रेश हो गई। तब बदर ने यह कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, इसलिए मैं वापस परिस्तान जा रही हूँ। फिर एक कबूतर में तब्दील हुई और महल से निकल गई।
सैफ उस वक्त शिकार पर गया हुआ था। सैफ शिकार करने के बाद एक दरख्त के नीचे लेटा अपनी खूबसूरत परी और शहजादी के ख्यालों में ही था। तभी एक खूबसूरत कबूतर उसके पास आकर बैठा। तो सैफ ने क्या किया, इस कबूतर को शिकार करने की नीयत से 2 बार इसके ऊपर जाल फेंका, जो परी ने अपनी ताकत से पीछे हटा दिया। और फिर परी ने सैफ को बताया कि वो बदर है और इंसानों से तंग आकर परिस्तान वापस जा रही है। लेकिन सैफ, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे परिस्तान से वापस लेने आ जाना। मैं वादा करती हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सैफ ये सब कुछ सुनकर परेशानी की हालत में महल वापस पहुंचा और सारा माजरा सुनने के बाद उसने परिस्तान जाने का फैसला किया। किसी को भी परिस्तान का रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन सैफ अपने इरादे का पक्का था। वो फिरता रहा और फिरते फिरते पिशावर पहुंच गया। पिशावर में वो एक बाजार में कहवा पीने के लिए रुका, जिसे आज किस्सा खानी बाजार कहते हैं। उस बाजार में सैफ को एक बुजुर्ग नजर आए, जिनका चेहरा काफी जाना पहचाना लगा। सैफ ने उन बुजुर्ग से परिस्तान का रास्ता पूछा। बुजुर्ग ने शहजादे की मदद करने का फैसला किया और एक चादर शहजादे को दी, जिसको ओढ़ने के बाद तमाम तर इंसानी तामीरात गायब हो जाती थी और जिन्नों की वादियां नजर आने लगती थी। और इसी के साथ साथ वो इस चादर के जरिए इंसानों की नज़रों से भी ओझल हो सकता था, मिस्टर इंडिया टाइप। कुछ देर के बाद सैफ चीन जाने वाले कारवां का हिस्सा बन गया और तातू गांव के पास पहुंचकर इस रास्ते से अलग हो गया। उसकी मंजिल तातू से 22 मील दूर थी, जहां पर परियों और जिन्नों की सल्तनत थी। वहां पर कोई इंसानी आबादी मौजूद नहीं थी। वह इलाका नांगा पर्वत के साए में था। आप समझ तो गए होंगे, ये फेरी मेडोज की बात हो रही है। ये है परिस्तान का दरवाज़ा। जब सैफ परिस्तान पहुंच गया तो बदर को एहसास हो गया कि सैफ आ गया है, लेकिन बदर उस वक्त कैद खाने में थी। बदर का बाप परिस्तान का बादशाह था और जब बदर परिस्तान वापस गई तो उसके बाप को उसके जिस्म से इंसानों की खुशबू आई और इसी घटिया हरकत की वजह से बदर के बाप ने उसे कैद कर दिया। बहरहाल सैफ अपनी सुलेमानी टोपी और सुलेमानी चादर की बदौलत बदर को रिहा करने में कामयाब रहा। ये देखकर बदर के बाप को ये फील हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये अपने साथ जादुई ताकतें रखता है। तो बदर के अब्बा जी ने गुस्सा करने की बजाय सैफ को परिस्तान का बादशाह भी मान लिया और खुशी खुशी अपनी बेटी को उसके साथ रुखसत भी कर दिया। सैफ बदर को दोबारा लेकर अपने महल में वापस आ गया। इनके यहाँ 3 बच्चे हुए। खुद सैफ कुछ देर बाद वहाँ का बादशाह बन गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद एक जंग के दौरान मंगोलों के हाथों मारा गया। सैफ के बाद बदर फिर उदास रहने लगी। एक रात किसी को बताए बगैर वो उस कब्रिस्तान गई जहां सैफ दफन था। उसने सैफ का ढांचा निकाला और उसकी हड्डियां कपड़े में लपेटकर परिस्तान चली गई। परी ने सैफ की हड्डियों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया। फिर एक 14वीं की रात में जब वो सैफुल मलूक झील पर उतरी तो वापस नहीं आई। बस झील की सतह पर उसके पर तैरते हुए दिखाई दिए। कहा जाता है कि वो सिर्फ 100 साल तक जिंदा रही, जो परियों के हिसाब से बहुत कम उम्र है। ये तो था सैफुल मलूक का सारा किस्सा और इसी कहानी की बदौलत मुख्तलिफ नाम निकले हैं, जैसे सैफुल मलूक और आंसू झील वगैरह वगैरह। खैर, अब ये तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये कहानी सच है या नहीं, लेकिन ये कहानी इस झील की वजह शोहरत ज़रूर बन चुकी है। ये कहानी एक सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखी है। खैर, कहानी तो बहुत अच्छी है, यकीन करना ना करना आपकी मर्ज़ी। मुझे तो ये कहानी बिल्कुल सच लगती है, क्योंकि मेरा इस जगह पर जाना पहली बार हुआ 2003 में। तब इस जगह जाने का जो रास्ता था वो पहाड़ से थोड़ा नीचे नीचे रहता था। पूरे रास्ते में कहीं भी आपको झील दिखाई नहीं देती थी। जिस जगह पर आपको जीप उतारती थी वहाँ से कुछ 30-40 मीटर ऊपर बुलंदी पर चढ़ना होता था। और होता ये था कि जैसे जैसे आप चढ़ते जाते थे, मलका पर्वत आपको नज़र आती जाती थी, वो ऐसे उभरती नज़र आती थी और एकदम अचानक से एक झील नज़र आने लग जाती थी। वो एक एक्सपीरियंस बिल्कुल जादुई सा था। अब 2005 के ज़लज़ले के बाद जो ट्रैक बना है वो इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि आपको वहाँ एक मुकाम पर पहुँचने से पहले ही झील नज़र आना शुरू हो जाती है और उसका सरप्राइज़ फैक्टर ख़त्म हो जाता है। और दूसरा फैक्टर ये है कि अब झील के किनारे पर एक गंदा सा बाज़ार लगा हुआ है, जहाँ पर सेल्समैन पकौड़ों से लेकर सलाजीत तक गला फाड़ फाड़ कर बेच रहे होते हैं। और फिर हम लोग तो हैं ही ना, कहीं पर भी गन डालने से बाज नहीं आते। मैंने तो बच्चों के डायपर तक सैफुल मलूक झील में तैरते हुए देखे हैं। जादू की तो मदर सिस्टर हो गई ना। तो भाई, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर अपने हिस्से का काम लाजमी करें, इस झील को साफ़ रखें। बहरहाल ये दुनिया की एक खूबसूरत झीलों में से एक है
और जाहिर है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जगह की कदर करें और जो स्टॉल्स बिल्कुल झील के किनारे पर लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा हट कर भी लगाया जा सकता है, या उन स्टॉल्स को इस तरतीब से लगवाया जा सकता है कि वो झील की खूबसूरती ख़राब ना करें। अब जब पहली नज़र आपकी झील पर पड़ती है तो आपको स्टॉल्स के पार झील नज़र आती है, तो वो बिल्कुल एक मंज़र ख़राब सा हो जाता है। ये छोटे छोटे से काम हैं जिनको करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।